lecture is about law of independent assortment. It is second law of inheritance proposed by Mendel after his first principle, law of segregation. जब हम किसी भी ट्रेड की बात करते हैं तो उसकी जो अलील होती है गमीट फॉर्मेशन पे वो रेंडमली जो है वो असॉर्ट होती है। कुछ प्रपोज क्वेश्चन थे जब सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डेवलप होने वाला था। व्हाट वुड हैपन इफ Mendel studied plant that different in two traits। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसमें वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हुई थी। टू ट्रेड्स अगर हम डील करेंगे तो उसका मतलब है कि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। वुड दे बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग टुगेदर और वुड वन ट्रेड बी ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। मतलब अगर हम दो ट्रेड्स की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वो दोनों इकट्ठी ही ट्रेड, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं रिंकल और राउंड सीड की और ग्रीन और येलो सीड की, अगर हम बात करते हैं कि अब एक ही तरह जो है वो पैटर्न रहेगा और जो सीड येलो होगा वो ही रिंकल होगा और जो ग्रीन होगा वो ही स्मूथ होगा या राउंड होगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही प्रूव किया था सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने। परफॉर्म डाईहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स टू पेयर ऑफ allele in plant that were true breeding for two traits and it was done between 1856 to 1863। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराई थी राउंड येलो सीड की प्रोड्यूसिंग विथ प्योर ब्रीड रिंकल्ड राउंड सीड प्रोड्यूसिंग सीड। जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराई तो ग्रीन पॉड कलर आया और येलो सीड कलर आया एंड अ प्लांट विद येलो पॉड कलर एंड ग्रीन सीड कलर। ये डोमिनेंट किया वो ग्रीन पॉड कलर था और येलो सीड कलर था और रिसेसिव जो था वो येलो पॉड कलर था और ग्रीन सीड कलर था। ये हो गई F1 जनरेशन। आर हेटेरोजाइगस फॉर ग्रीन पॉड कलर एंड येलो सीड, मतलब जो ग्रीन कलर पॉड है और जो येलो कलर सीड है वो डोमिनेट कर गए येलो पॉड पे और ग्रीन सीड पे। ये हो गई उनकी F1 जनरेशन। इसमें दो ट्रेड जो हैं वो स्टडी हो रहे हैं, एक पॉड का कलर और एक सीड का कलर। तो ये हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको डायग्मेटिकली नज़र आ रहा है कि जो ग्रीन पॉड है और उसके येलो सीड हैं उनका क्रॉस कराया येलो पॉड और ग्रीन सीड के साथ। तो जो F1 जनरेशन आई वो सारी ग्रीन आई और येलो सीड आई, क्योंकि ग्रीन पॉड और येलो सीड डोमिनेंट कर गया येलो पॉड और ग्रीन सीड पे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी F1 जनरेशन। इसकी जीनोटाइप हो गई कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल है, हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। ठीक है, लेकिन जो डोमिनेंट करेगा वो ग्रीन पॉड और येलो सीड है। एंड आफ्टर दैट जब उसने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उसका था कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सारे वो सेम पैटर्न पे प्रोड्यूस होंगे कि जितने ग्रीन पॉड है उनके पास ही येलो सीड जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ग्रीन पॉड था उनके साथ येलो सीड था, लेकिन समटाइम ऐसे हुआ कि ग्रीन पॉड के साथ ग्रीन सीड भी आया और येलो पॉड के साथ येलो सीड भी आया। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो अलील्स हैं वो रेंडमली असॉर्ट होती हैं और जो दो ट्रेड्स हैं ज़रूरी नहीं वो सेम पैटर्न फॉलो करें, वो रेंडमली असॉर्ट होती हैं। और क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था माइटोसिस में, तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो भी वेरिएशन कॉज करती है और इसी तरह जो ये रैंडम असॉर्टमेंट होती है ये भी जो है वेरिएशन कॉज करती है जेनेटिक्स में। और जो फिनोटिपिक रेशो आई वो आई 9:3:3:1, मतलब 9 वो प्रोगनी थी जिनमें ग्रीन पॉड्स और येलो सीड थे, 3 वो प्रोगनी आई थी जिसमें ग्रीन पॉड थे और ग्रीन सीड थे, 3 वो आए जिनमें 3 येलो पॉड्स थे और फिर येलो सीड थे। लेकिन एक प्रोगनी ऐसी है जिसमें एक येलो पॉड और एक ग्रीन सीड था। ठीक है, तो इनकी 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स हुई और 4 डिफरेंट फिनोटाइप थी। कैसे? क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन की डोमिनेंट होने की वजह से 4 डिफरेंट कंडीशन प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन 9 जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये आपको टेबल में नज़र आ रहा है। इसी तरह मेंडल ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए दूसरे ट्रेड्स पे जिसमें पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन और स्टेम लेंथ थी।
तो उनकी भी फिनोटाइपिक रेशो जो थी वो 9:3:3:1 आई फॉर ईच ट्रेट। ठीक है, जिसकी बेस पर उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो फॉर्मुलेट किया कि अलील पेयर असोर्ट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गिनी, और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल सिलेक्शन जो है वो पर्टिकुलर जीन जो है वो ऑफस्प्रिंग के रिलेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो रैंडमली असॉर्ट हो सकती है, वो आपके पेरेंटल जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एंड दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज 1 प्रोड्यूस अ गमीट विद अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम, जो कि फिजिकल बेसिस है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, कि रैंडम ओरिएंटेशन होती है बाइवेलेंट क्रोमोसोम पे along with metaphase plate with respect to the bivalent chromosome. This independent assortment and crossing over के कंसेप्ट ने जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी दी है, और क्योंकि मल्टीपल जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर 23 है। तो अगर हम उसकी बेस पे देखें तो नंबर ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकती है और वेरिएशन ला सकती हैं प्रोग्रामिंग में। Resulting chromosomes are randomly sorted from all possible combination of maternal and paternal chromosomes. Gametes are sorted independently because they end up with a random mix instead of receiving a predefined set from their parents. Predefined कुछ नहीं आता, जैसे कि हम किसी चिक में फीड करके दे रहे हैं और वही हमारा जो रिज़ल्ट है जो हम चाह रहे हैं वो है, ऐसा नहीं होता। जो गेमीट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। ठीक है, कि जो पेरेंट मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आ रहे हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, और जो उनमें अलील की एलोकेशन है वो रैंडम होती है। एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गेमीट फॉर्म फ्रॉम पैटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन गेमीट्स विद 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज 2⁻23 और 8388608 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कितने टाइप ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ सकती है। Mendelian trait controlled by single locus in an inheritance pattern, mutation in a single gene can cause a disease that is inherited according to Mendel's law. अगर इतनी रैंडम और शॉर्ट होती हैं जीन तो एक में डिफेक्ट आए तो आपको मल्टीपल डिजीज़ जो है वो कोज हो सकती है। अवर 4000 ह्यूमन डिजीज कोज बाय सिंगल जीन डिफेक्ट डिसऑर्डर कैन बी पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन इन सेवरल वेज: ऑटोसोमल डोमिनेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई-लिंक्ड डिजीज। ये हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअली के हर डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंस कौन सी होती है, रिसेसिव कौन सी होती है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपने सोल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है लेक्चर के बाद, अगर आपको समझ आ गई है लेक्चर की। तो अगर नहीं आई तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप मुझे इसका आंसर नहीं बताएंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी।